हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपका बच्चा उदास होता है तो क्या वो बहुत नखरे करता है या फिर दूसरे लोगों को हर्ट करता है या फिर आपकी बेटी को किसी भी मुश्किल या फिर नई सिचुएशन में ढलने में दिक्कत होती है? क्या आपको लगता है कि आपका बेटा स्कूल में दूसरे बच्चों पे धौंस जमाता है? एक पेरेंट होने के नाते आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को हेल्दी, खुश और काइंड बना करके बड़ा किया जाए। तो आज की ये बुक समरी आपको इमोशनल स्किल सिखाने में हेल्प करेगी। जैसे कि दूसरे को लोगों के साथ में अच्छे रिलेशन बना पाए और लाइफ में आने वाली अलग अलग तरह की मुश्किलों के चैलेंजेस का सामना भी कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस समरी। तो आज की बुक समरी का नाम है द यस ब्रेन चाइल्ड, यानी कि जिसे लिखा है डेनियल जे सीगल, एंडी और टीना पेगन ने। तो अगर इस बुक की बात की जाए तो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में पेरेंट्स का बहुत ही अहम रोल होता है। आपके बच्चे का बिहेवियर, कम्युनिकेशन यानी कि बात करने का तरीका है, हमको इस पर ध्यान देने की, सुनने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे का बिहेवियर हमको क्या बताना चाहता है। तो उन इमोशनल स्किल को डेवलप करें जिसकी उनको ज़रूरत है। इस समरी में हमको यस ब्रेन चाइल्ड के 4 फंडामेंटल स्किल को सीखेंगे और ये स्किल है बैलेंस, रेजिलेंस, सिंपैथी और टॉट। जब इन्हें साथ में मिला दिया जाता है तब हमारा बच्चा इमोशनली हेल्दी बनेगा और इस दुनिया का सामना करने के लिए रेडी हो जाएगा। हम अपने बच्चों को ये सारी स्किल को कैसे सिखा सकते हैं, इस पर प्रैक्टिकल टिप्स भी हमको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए इस समरी को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरों के लिए सहानुभूति दिखाने वाले, मजबूत, बैलेंस और समझदार बनाना चाहते हैं। यहाँ हमारे बच्चे के दिमाग में यस ब्रेन माइंडसेट बनाने के लिए हो सकता है। यस ब्रेन वाले माइंडसेट वाले बच्चे ज़्यादा सेंसिबल, चांस लेने को तैयार और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का जज्बा रखते हैं। वो बहुत इमेजिनेटिव होते हैं और कम जिद्दी होते हैं, जिससे क्या होता है, चैलेंजेस को सीखने के मौके की वजह से देखा जाता है, ना कि किसी ऐसी चीज़ की वजह तरह जिससे कि बच्चे दूर भागते हैं। यस ब्रेन माइंडसेट वाले बच्चे खुशी और दुख में इमोशनल बैलेंस रखते हुए दुनिया को यस बोलते हैं। पर यस ब्रेन वाले माइंडसेट वाले बच्चे को हर चीज़ के लिए हाँ नहीं बोलना है। इसका मतलब ये है कि इस माइंडसेट वाले बच्चे ये पहचान सकेंगे कि वो कौन है, वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, और वो ये भी समझ पाएंगे कि चैलेंजेस और फ्रस्ट्रेशन उन्हें आने वाले कल का सामना करने के लिए उन्हें तैयार करने का काम करता है। यस ब्रेन माइंडसेट होने का ये मतलब नहीं है कि आपके बच्चा हमेशा खुश और एनर्जेटिक रहे। इंसान होने के नाते उन्हें दुख महसूस होगा, मुसीबतें भी आएंगे और वो इमोशनल भी होंगे, पर वो खुद को शांत करके फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसे बच्चे फ्लेक्सिबल होते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात में खुद को ढाल लेते हैं। यस ब्रेन माइंडसेट सबसे अच्छा गिफ्ट है जो एक पेरेंट अपने बच्चे को लाइफ में सर्वाइव करने के लिए दे सकते हैं और जीतने के लिए दे सकते हैं। अपने बच्चे के लिए डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस बताने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की, आपकी है। पेरेंट होने के नाते आप अपने बच्चे को ऊपर बताए हुए जो 4 क्वालिटीज है उसको डेवलप कर सकते हैं। आपको यस ब्रेन माइंडसेट की इन 4 जरूरी बातों को याद रखना चाहिए ताकि आपके बच्चे पूरी तरह और खुशी खुशी जी सके। आप अपने बच्चे के ब्रेन को किसी घर से कंपेयर कर सकते हैं जिसका अभी अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। एक घर की तरह ही ब्रेन में 2 फ्लोर होते हैं, नीचे और ऊपर वाला। जो नीचे वाला हिस्सा है वो अच्छी तरह डेवलप्ड होता है, मगर ऊपर वाले हिस्से में कंस्ट्रक्शन और सुधार की जरूरत होती है। बच्चे की ब्रेन की निचले हिस्से में शुरुआती पार्ट्स होती है जो कि इमोशंस, इंस्टिंक्ट, डाइजेशन यानी कि खाना पचाने और सांस लेने की जिम्मेदार है। ब्रेन का ये हिस्सा इतनी तेजी से काम करता है कि इंसान को ये पता भी नहीं चलता कि ब्रेन का निचला हिस्सा अपना काम कर रहा है। इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चा सोचने से पहले ही रिएक्ट कर देता है। ब्रेन का ऊपरी हिस्सा, ब्रेन आउटर लेयर यानी कि बाहरी परत से बना होता है जिसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। यहाँ हमें प्लान बनाने, रिजल्ट को हैंडल करने, मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने और अलग अलग इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प करता है। ये पार्ट बच्चों में पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है और इसे बहुत कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका दिमाग का ऊपरी हिस्सा भी डेवलप्ड होता रहता है। तो एक पेरेंट को सही केयर और प्यार से बच्चे को ब्रेन को ऊपरी हिस्से को डेवलप करने की ज़रूरत होती है और सब्र के साथ को इसके पूरी तरह के मैच्योर होने की इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य के साथ में। हमारा ब्रेन प्लास्टिक की तरह होता है और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से बदलता रहता है। तो एक पेरेंट होने के नाते हमको यस ब्रेन एक्सपीरियंस को बता करके अपने बच्चे के ब्रेन के ऊपरी हिस्से को पावर दे सकते हैं हम।
और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरा चैप्टर, द बैलेंस्ड यस ब्रेन। यानी कि पेरेंट्स को इस बात को ध्यान रखना होगा कि बच्चे का इमोशनल बैलेंस खो देना एक नॉर्मल बात है। ऐसे में बच्चे नखरे दिखा सकते हैं, किक मार सकते हैं, दांतों से काट सकते हैं, चीजें उठा के फेंक सकते हैं, या फिर शायद वो छुप करके अकेले रहना पसंद कर सकते हैं। बच्चे भी अपना कंट्रोल खो सकते हैं और ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो भी तो आखिर इंसान ही है। और बैलेंस का पहला स्किल है जो कि बच्चों को सीखने की जरूरत है, क्योंकि यस ब्रेन वाले माइंडसेट की बाकी 3 जो बातें होती है वो इसी पे ही डिपेंड होता है। जब तक आपका बच्चा बाकी 3 चीजों को सेटल ना कर सके, उसको ना समझ सके, तब तक बच्चे जब अपने माइंड को ग्रीन जोन में ना रखे, तब तक वो बाकी की सारी चीजें सीख पाएगा। तो यहाँ पर पेरेंट होने के नाते हमको अपने बच्चे को सहने की कैपेसिटी और माइंड और बॉडी पर काबू करने की कैपेबिलिटी को मजबूत करने में हेल्प करनी चाहिए। ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि वो खुद को अच्छे से हैंडल कर पाए और यस ब्रेन स्टेट को रख पाए। एक बच्चा जो ग्रीन जोन में होता है वो चैलेंजेस और नेगेटिव इमोशन होने के बावजूद खुद पर कंट्रोल महसूस करता है। जब एक बच्चा हालत को संभाल नहीं पाता है तो बैलेंस पाना मुश्किल हो जाता है और वो रेड जोन में जा सकता है। वो बच्चे जो रेड जोन में होते हैं वो अपने इमोशंस, बॉडी और बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वहीं कुछ बच्चे जो उदास होते हैं वो ब्लू जोन में चले जाते हैं। ब्लू जोन में बच्चा अपने आप को बचाने के लिए अपनी फीलिंग्स को बंद करके दूर हो जाता है, वो शांत हो जाता है और दूसरे लोगों से दूर रहने लगता है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार देकर के उन्हें बैलेंस में लाने में और ग्रीन जोन में रहने में हेल्प कर सकते हैं। ये बच्चों को उनकी ताकत और कैपेसिटी को पहचानने में उनकी हेल्प कर सकता है। बच्चे को अपनी सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव स्किल को बढ़ाने के लिए खेलने दीजिए। बच्चे की हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बच्चों को उनको स्पेस भी देना चाहिए। जैसे कि एलेक्स का एक 8 साल का बच्चा है जिसका नाम टेडी है और वो फुटबॉल खेलता है। तो एलेक्स को टेडी को तब खेलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है जब उसकी टीम जीत रही होती है और जब वो अच्छा स्कोर कर रहा होता है गेम में। तब तक सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है, पर टेडी तो तुरंत उदास हो जाता है जब उसकी टीम हार जाती है, या फिर जब वो बॉल गलत तरीके से पास कर देता है, या फिर शॉट मिस कर देता है। जब उसको साइड लाइन में बैठने को कहा जाता है तब भी वो बार बार फील्ड में वापस आते रहता है। तो ये बर्ताव एक 8 साल के टेडी जैसे कॉम्पिटिटिव बच्चे के लिए बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन जो नॉर्मल नहीं है वो ये है कि अक्सर वो बहुत जोर से भड़ास निकालता है और इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। एलेक्स जब भी टेडी को और उसके बॉल को, उसके गेम को देखते तो उसे बहुत चिंता होती है। एलेक्स को उसको पता रहता है कि अगर एलेक्स की टीम हार जाती है तो या फिर वो फील्ड में गलती कर देता तो गुस्से से फट जाएगा। टेडी का गुस्सा पूरी टीम की परफॉर्मेंस पर असर करेगा। टेडी की किस्म इस है कि उसका बिहेवियर ये बताना चाहता है कि उसे बैलेंस की जरूरत है। टेडी में यस ब्रेन माइंडसेट की पहली जरूरी बात की ही कमी थी। अपने इमोशंस पर काबू पाने के लिए, बैलेंस पाने के लिए उसको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। जब बच्चे रेड जोन में होते हैं उनकी धड़कन और सांस तेज हो जाती है, उनके मसल्स खींचने लगते हैं और उनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने पर इस बुक के दोनों ऑथर ने एलेक्स को सिखाया कि टेडी जब उदास होता होए तो अब उसको शांत कैसे रखे। उन्होंने टेडी को भी रेड जोन के बारे में और शांत होने के तरीके जैसे कि लंबी गहरी सांस लेने के बारे में बताया। दोनों ऑथर ने टेडी को फ्रस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा टॉलरेंस यानी कि सहन शक्ति रखने के लिए रोल गेम और बोर्ड गेम भी एक्सरसाइज के लिए सिखाए। और अब बात करते हैं अगले चैप्टर की ओर, द रेजिलेंट यस ब्रेन। यानी कि जो बच्चा ग्रीन जोन में है वो अच्छा है, पर ग्रीन जोन को बढ़ाना बेहतर होता है। जब एक बच्चे की टॉलरेट करने की एबिलिटी ज़्यादा हो तब वो मुश्किलों से लड़ने के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार होता है। वो मुश्किल समय में और जब अनकंफर्टेबल इमोशन का सामना करता है तब ज़्यादा देर तक उसे टिक करके झेल सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि पहले हमारे बच्चे बैलेंस बनाए रखने वाली स्किल को सीखे ताकि वो ग्रीन जोन में रह सके था, और जब बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन को वो फील करे तब भी साफ साफ सोच करके सही डिसीजन ले पाए। एक पेरेंट होने के नाते हमारा गोल उनके ग्रीन जोन को बढ़ाने का है ताकि वो और भी ज़्यादा मजबूत और फ्लेक्सिबल हो पाए। ये उनके बच्चे को रेड जोन या ब्लू जोन में जाने से रोकता है। पेरेंट्स को अपने बच्चे को उनकी मुश्किलों से खुद लड़ने देना चाहिए। अपने बच्चे के फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत को बढ़ाने के लिए उन्हें वो करने देना चाहिए जो आपको पता है कि वो कर सकते हैं। जब बच्चे उन्हें उन चीज़ों को करने पर मजबूर किया जाता है बच्चों को जो वो नहीं कर सकते, यानी उनकी कैपेसिटी से बाहर है, तो इसमें उनसे स्ट्रेस होता है और वो दोबारा उसे करने में डरते हैं। और अच्छे पेरेंट्स को चाइल्ड रिलेशनशिप के जरिए अपने बच्चों को नई चीज़ें ट्राई करने के लिए कॉन्फिडेंट और लगन के बारे में बताना चाहिए। अपने बच्चों को बताइए कि आप हमेशा उनके साथ में, ताकि वो सेफ, सिक्योर और शांत महसूस कर सके। ये उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बहादुर बनाएगा। अपने बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी लाने का दूसरा तरीका है उन्हें खुद को या फिर दूसरों के माइंड को समझने के लिए माइंडसेट स्किल को सिखाएं।
माइंड साइड स्किल में इनसाइट और एम्पैथी यानी कि हमदर्दी आती है, जो कि हम अगले चैप्टर में समझेंगे। पेरेंट होने के नाते दुनिया का सामना फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती के साथ में करने के लिए हमको भी यस ब्रेन के माइंडसेट के साथ में जीने की जरूरत है। हमको हमारे बच्चों के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। जब आप अपने इमोशंस को लेकर के फ्लेक्सिबल और मजबूत होते हैं, तब आपके बच्चे आपसे सीखेंगे और वो भी फ्लेक्सिबल और मजबूत होते जाएंगे। जैसे कि अलाना 9 साल की समझदार बच्ची, उसके पास ऐसे कई सारे गिफ्ट और टैलेंट है जो एक बच्चे को कामयाब होने के लिए होने चाहिए, पर इतनी एबिलिटी होने के बाद भी उसे चिंता होती रहती है। अलाना हर चीज को लेकर के परेशान हो जाती है। जब उसके पेरेंट्स उसे साइकोथेरेपिस्ट के पास में ले जाने का डिसाइड किया, तब उसकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। अलाना को पैनिक अटैक आने लगा। उसकी चिंता ने उसके फिजिकल हेल्थ पर असर करना स्टार्ट कर दिया। इस बुक की को ऑथर टीना ने पाया कि अलाना की चिंता का रीजन उसका खुद को कम समझना है और परफेक्ट होने की कोशिश की वजह से हुआ है। उस पर स्पाइनल एंजाइटी थी, जिसे चिंता की एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा बनने लगता है। कभी कभी अलाना खुद को स्कूल के बाथरूम में बंद कर देते थे, क्योंकि वो अपने डर की वजह से बहुत ज्यादा घबरा जाते थे। टीना ने अलाना को कुछ ऐसे तरीके सिखाए जो कि वो अपने डर को समझने के लिए और अपने एंजाइटी को हेल्दी तरीके से डील करने के लिए यूज कर सकती है। उन्होंने अलाना को कुछ ग्रीन जोन के बारे में बताया और कुछ बेसिक स्टेप्स से बताया उसको। उन्होंने उसे माइंडफुलनेस एक्सरसाइज सिखाई, जिसमें अलाना को अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर और दूसरा अपने पेट पे रखना था। फिर उसे लंबी और गहरी सांस लेनी थी। टीना ने उसे ये डेली सोने से पहले या जब भी वो चिंता में महसूस करती थी तब करने के लिए कहा। लगातार प्रैक्टिस करने से अलाना ने खुद को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में शांत करना सीख लिया। उसके पैनिक अटैक भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। तो अलाना के इस एग्जाम्पल को समझने के बाद अब जानते हैं इंसाइटफुल ब्रेन के बारे में। इंसान की ये ब्रेन होती है एंजाइटी, जो कि वो अपने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को समझने में सीखता है, उसको इमोशंस को कंट्रोल करता है और दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाता है। इसीलिए सोशल और इमोशनल अच्छे इंसाइट की वजह से इमोशनल रिलेशन। इसीलिए आप अपने बच्चे को क्रिएटिवली खुशी खुशी एक गोल और मतलब के साथ में जीते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको उन्हें इंसाइटफुल बनाना सीखना होगा। बच्चों को आपको सिखाना होगा कि उनके अंदर चल रही इच्छा के बारे में कैसे पता चलेगा। वो एक प्लेयर और ऑडियंस दोनों बन सकता है। प्लेयर वो होता है जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को महसूस करता है और ऑडियंस वो होता है जो मुश्किल सिचुएशन में उसके बिहेवियर पर ध्यान देता है। तो ये स्कूल बच्चे के लिए आसान नहीं और ना ही बड़ों के लिए, पर बच्चे पॉज की प्रैक्टिस करके इंसाइटफुल बनना सीख सकते हैं। PAUSE वो इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो बच्चों को ग्रीन जोन में टिके रहने के लिए पता होनी ही चाहिए। जब आपका बच्चा गुस्से से भड़कने वाला होता है, तब कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, पॉज लेता है, तब उसका ऑडियंस वाला वर्जन एक्टिव होने लगता है। उसका ऑडियंस वाला जो वर्जन होता है वो चीज़ों को समझने लगता है और उसको प्लेयर के वर्जन को शांत करने लगता है। इस तरह बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय वो चूज कर सकता है कि उसे कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अपने बच्चे को इस प्लेयर और ऑडियंस वाले कॉन्सेप्ट को सिखाने का और एक इफेक्टिव तरीका है, जो कि रेड जोन वोल्केनो की टॉप पर होता है और जब आप बहुत उदास होते हैं तो ये फट जाता है। ये विस्फोट रोका जा सकता है अगर आप एक पॉज ले ले तो। इसके बाद इससे क्या होगा, इससे हमारे बच्चों की उदासी चली जाएगी और वो बीच ग्रीन जोन में वापस आ जाएगा। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम अपने बच्चों के इमोशंस को समझ करके और उन इमोशंस को बाहर जाने से पहले उस बारे में कुछ कर सकते हैं और अपने बच्चे के ग्रीन जोन में रहने की एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है कि आप रेड जोन से ग्रीन जोन में जाने के लिए अपनी खुद की समझदारी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बड़े होने की वजह से आपको भी गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, राइट? तो हमको क्या करना है कि इस बात का भी डर होगा जब हम अपने बच्चे को उसी तरीके से बड़ा करेंगे जैसे हमको हमारे पेरेंट्स ने किया है। पर पास से आगे बढ़ने के लिए हमको अपनी समझ और बीते हुए दिनों के बारे में गौर से सोच करके इसे डील कर सकते हैं। हाँ, आप पर अपने बचपन के एक्सपीरियंस का असर पड़ सकता है, पर आप अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाली बच्ची एलिस ने यस ब्रेन आइडिया को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया। एलिस को उसके पेरेंट्स ने बताया कि अब वो सभी को दूसरे शहर में रहने वाले हैं। ये सुन के वो बहुत रोई, क्योंकि वो अपने दोस्तों और पुराने घर को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। उसके पेरेंट्स ने एलिस को कभी भी रोने से नहीं रोका। उसकी जगह उन्होंने जब अपने थॉट्स और फीलिंग्स को शेयर किया तो उन्होंने उसकी बात को बहुत अच्छी तरीके से सुना। जब एलिस शांत हो गई तब उसने बहुत अच्छी तरीके से सोचा और वो करने का डिसीजन लिया जो उसे पसंद था।
उसने दूसरी जगह रहने के बारे में एक स्टोरी लिखी। एलिस ने लिखा कि दूसरी जगह रहना कितना उदास और थोड़ी डरी हुई है, पर वो थोड़ी एक्साइटेड भी है। जब एलिस रो रही थी तब वो प्लेयर के रोल में थी और धीरे धीरे वो ऑडियंस के रोल में आ गई। वो पॉज कर पाई और अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन के हिसाब से रेस्पॉन्ड करने से पहले उसको समझ पाई। अपने पेरेंट्स की वजह से एलिस अपने फीलिंग्स को सही तरीके से बता पाई। उसने अपने कहानी में लिखा कि अगर कभी आप डरा हुआ या कंफ्यूज महसूस करें तो आराम से बैठ जाइए और लंबी गहरी सांसें लीजिए। तो एलिस के इस एग्जाम्पल से सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं द एम्पैथी यस ब्रेन को। यानी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सेल्फिश या खुद के बारे में सोचने वाला नहीं बनाना चाहते। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा सबको प्यार देने वाला, दूसरों के बारे में सोचने वाला और दूसरों की केयर करने वाला इंसान बने। जब वो अपने बच्चों को सेल्फिश या बेकार बनते हुए देखते हैं तो वो चिंतित हो जाते हैं। जब आपके बच्चे दूसरे की फीलिंग्स को समझने में कमजोर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि उनके ब्रेन का वो हिस्सा जो एम्पैथी यानी कि हमदर्दी के लिए जिम्मेदार है, वो अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। तो यस ब्रेन वाले माइंडसेट वाले बाकी तरीकों की तरह भी एम्पैथी और अपने जो स्किल है उसको सीखना चाहिए। पेरेंट्स होने के नाते हमको ये बच्चों को सिखाना होगा कि वो बड़े होते होते अपने हैबिट में एम्पैथी लाए। बच्चों को दूसरे के लिए ये हैबिट डेवलप करने के लिए कुछ तरीका है। एक तरीका ये है कि हमको अपने बच्चों का एम्पैथी रडार में एडजस्टमेंट करना। एक्टिव एम्पैथी रडार मतलब ये है कि एक बच्चा दूसरे लोगों के बोले गए या फिर नहीं बोले गए इशारों को समझता है। जब किसी का मूड खराब होता है तो बच्चे को पता चलता है कि उस इंसान की हेल्प कैसे करनी है। वैसे हम रीफ्रेमिंग के जरिए भी अपने बच्चे को एक्टिव एम्पैथी रडार रखाना सिखा सकते हैं। जब वो दूसरे बच्चों को उदास देखते हैं तो उनकी जानने की इच्छा रखना और उस बारे में पूछने के लिए बढ़ावा देना। अपने क्लासमेट को एक बारी में जज करने के बजाय आपका बच्चा ये सोचेगा कि उसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। रीफ्रेमिंग आपके बच्चे को सेल्फिश बनने से बचाएगा और पहले दूसरे के बारे में सोचना सिखाएगा। सवाल पूछने के अलावा रोल प्लेइंग हमारे बच्चे को दूसरे की जगह पर खुद को सोचना सिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप अपने बच्चे को ये इमेजिन करने के लिए बोल सकते हैं कि उसे खुद को उस दोस्त के पोजीशन पर रख करके सोचना चाहिए जो गेम में चीटिंग करता है। रोल प्ले थिंकिंग की वजह से हमारा बच्चा अपने साथ खेलने वाले बच्चों के नजरिए से चीजों को देखना सीखेगा और दूसरे को माफ करना सीखेगा। तो एक ऐसे पेरेंट होने के नाते आप अपने बच्चों में एम्पैथी लाना चाहते तो आप में भी ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। आपको भी हमदर्दी रखनी चाहिए और खुद को और दूसरों के लिए काइंडनेस का एक रोल मॉडल बनना चाहिए। इस तरीके से आपके बच्चे आपको देख करके आराम से एम्पैथी सीख जाएंगे। जब डेविन छोटे बच्चे थे उनके पेरेंट्स उनके बारे में चिंतित रहते। डेविन दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझते थे पर वो बहुत ही सेल्फिश भी थे। जब लोग उसकी बातों से असहमत होते थे तो उन्हें लगता था कि सारे लोग गलत है। अगर डेविन किसी को दुखी करते थे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी बहन और क्लासमेट को चिढ़ाते भी थे। बिहेवियर बात करने का तरीका होता है और ये साफ थी कि डेविन को दूसरों के लिए काइंडनेस और एम्पैथी क्रिएट करने की जरूरत थी। उनके पेरेंट्स ने एक अच्छा एग्जाम्पल बनकर उसे एम्पैथी सिखाने की कोशिश की। उन्होंने उसे प्यार से बात करना भी सिखाया। डेविन ने सॉरी बोलना, दूसरे की फीलिंग्स को समझना। उसके पेरेंट्स ने जरूरतमंद जैसे कि गरीब या जिनके पास में घर नहीं है वैसे लोगों को हेल्प करने के लिए भी उसकी आंखें खोल दी। डेविन पर कई साल काम करने के बाद में वो अपने बच्चे को एक केयरिंग यंग एडल्ट बनते हुए देखने पर बहुत खुश थे। उनके पेरेंट्स डेविन अब 16 साल का है जो दूसरों के लिए हमेशा हमदर्दी रखता है। वो एक सेल्फिश बेकार टीनेजर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। डेविन पब्लिक में भी अपने दादा दादी के लिए प्यार दिखाता है। अपने डैड के बर्थडे पर उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो उनके दोस्तों के साथ में बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वो अपने डैड के साथ में रुकना चाहता है। तो ये सारी बातें, ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद में एक बार फिर से टाइम है दोहराने का कि एग्जैक्टली हमें कितना याद है और हमें कहाँ कहाँ पे एक्शन लेना है बच्चों के लिए, इवन खुद के लिए शायद सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि समरी में हमने यस ब्रेन चाइल्ड के 4 स्किल के बारे में सीखा जो है बैलेंस, रेजिलेंस, एक्साइटिंग। और अपने बच्चों के ब्रेन का ऊपरी हिस्सा पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। वो अपने इमोशन से मैनेज करने के लिए और मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उससे आपकी मदद की जरूरत है। बैलेंस पाने के लिए अपने बच्चे को ग्रीन जोन में रहना पड़ेगा और ये वो जगह है जहाँ पे आपका बच्चा नेगेटिव इमोशंस फील करते समय खुद को शांत कर सकता है। इससे उसका माइंड क्लियर होगा और वो सोल्यूशन के बारे में सोच पाएगा। रेड जोन तब होता है जब आपका बच्चा बहुत गुस्सा, बहुत अग्रेसिव हो जाता है। ब्लू जोन तब होता है जब आपका बच्चा अपने फीलिंग से, अपने आसपास के लोगों से दूर हो जाता है। एक रेजिलेंट चाइल्ड वो है जिसका ग्रीन जोन बढ़ा हुआ होता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो ज़्यादा टॉलरेंट कर सकता है और नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए वो बहादुर होता है। आप अपने बच्चों को प्यार और सपोर्ट देकर के उन्हें रेजिलेंट होना सिखा सकते हैं। उन्हें ये महसूस कराए कि आप हमेशा उनके साथ में हैं। एक एक्साइटफुल बच्चा खुद को प्लेयर और ऑडियंस की तरह में देख सकते हैं। हाँ, उसे उदासी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है पर वो पॉज करता है।
एक एक्साइटफुल बच्चा अपनी इमोशन को समझता है और उसे अच्छे तरीके से बताता भी है। एम्पैथी तब होती है जब वो अपने दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं और उनके लिए काइंडनेस दिखा सकते हैं। यस ब्रेन वाला बच्चा दूसरों द्वारा बोले या फिर बिना बोले मिलने वाले इशारों को समझ सकता है। उसे पता होता है कि सामने वाला इंसान को कंफर्टेबल कैसे महसूस कराया जाए और उनकी बात को कैसे सुने। वो अलग अलग नजरिए को देख सकता है और मदद करने के तरीके को ढूंढ सकता है। आपको ये समरी में हमने बैलेंस, एग्जिस्टेंस और इंसाइट और फिर एम्पैथी डेवलप करने के लिए कुछ तरीके सीखे। और बच्चों को ये स्किल सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को यस ब्रेन पेरेंट बनना पड़ेगा। पहले हमको इस जर्नी में बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है और हमारे लगातार प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा बच्चा बड़ा होकर के एक खुश मिजाज, जिम्मेदार और सक्सेसफुल एडल्ट बनेंगे। तो ये समरी यहीं पे कंप्लीट होती है और अगर आपको कोई और समरी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। यह समरी कैसी लगी वो भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू।